डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 81 टेस्ट ड्राइव। जैसे ही भोज समाप्त होने वाला था, स्टीफन डोमिनिक विवान गुप्ता के पास गया। श्रीमान विवान, क्या आप अपनी प्यारी कार को अभी देखने की योजना बना रहे हैं या आप कल तक इंतजार करना चाहेंगे? रात के 8 बज चुके थे, जिसके कारण स्टीफन ने यह सवाल पूछा। चलिए अब इसे देखने चलते हैं। आखिरकार ये तथाकथित जहर ही तो है जो कथित तौर पर तीनों सुपर कारों से कहीं अधिक कीमती है। अगर विवान ये कहे कि ये तीनों सुपर कारों से बेहतर है तो ये सरासर चापलूसी होगी, लेकिन कीमती होने की बात करें तो ये वास्तव में तीनों सुपर कारों से एक पायदान ऊपर है। विश्व स्तर पर ला फेरारी की केवल 499 इकाइयां ही मौजूद हैं। कहा जाता है कि पोर्श 918 की केवल 918 यूनिट ही बनाई गई हैं। मैक्लारेन P1 की बात करें तो सार्वजनिक रूप से ये कहा गया है कि इसकी केवल 375 यूनिट्स का उत्पादन किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये संख्या पूरी नहीं हुई है और इनका उत्पादन और बिक्री अभी भी जारी है। अगर विवान को एक चाहिए तो वो मैक्लारेन कंपनी से इसे कस्टम ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए जब विवान कहता है कि जहर इन कारों से कहीं ज्यादा कीमती है, तो वो बिना किसी कारण के नहीं बोल रहा है। आखिरकार दुर्लभता ही तो किसी चीज को मूल्यवान बनाती है। अगर ऐसा है तो मेरा काम अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए मैं श्री विवान को आपकी प्यारी कार दिखाने ले जा सकता हूं। श्री स्टीफन द्वारा व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है। विवान ने उसे शांत मुस्कान दी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रिलायंस रिटेल कंपनी के शेयरधारक वसंत बैन जो वहीं खड़े थे, उन्होंने खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, विवान, क्या मैं आपके साथ अपने सपनों की ये कार देखने चल सकता हूं? ऐसा लगता है कि वसंत को ये जहर वाकई बहुत पसंद है, क्योंकि उसके लहजे में स्वाभाविक रूप से विनती का भाव झलक रहा था। हालांकि विवान ने अभी तक भुगतान नहीं किया था, लेकिन वहां मौजूद किसी को नहीं लगा कि वो भुगतान करने में असमर्थ है या दुर्भावनापूर्ण तरीके से बोली लगा रहा है। इसलिए सफल बोली लगाने वाले के रूप में पॉइजन इस क्षण से ही विवान की हो गई थी, और यदि कोई कार देखना चाहता था तो उसे स्वाभाविक रूप से मालिक की अनुमति की आवश्यकता थी। ये केवल शिष्टाचार की बात थी। बिल्कुल, आप बेझिझक मुझे ये कार आपको दिखाने दीजिए, विवान ने मजाक में बूढ़े वसंत से कहा। विवान के मजाक से बूढ़े वसंत को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्हें इस विनोदी युवक से और भी ज्यादा लगाव हो गया। नीलामी में खुद हार चुके वसंत के पास विवान से कोई शिकायत रखने का कारण नहीं था। जीवन का अधिकांश समय जी चुके वसंत युवाओं की तुलना में कहीं ज्यादा खुले विचारों वाले थे। उन दोनों के बीच की बातचीत सुनकर स्टीफन खुद को सुझाव देने से रोक नहीं पाया। श्रीमान विवान, इच्छुक सदस्यों को कार देखने के लिए क्यों ना बुलाया जाए? आखिरकार यहां मौजूद हर कोई निस्संदेह इस बुल कार का बहुत बड़ा फैन है। विवान ने आसपास बातचीत कर रहे विभिन्न समूहों पर एक नजर डाली और लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जब तक कोई दिलचस्पी दिखा रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विवान की सहमति सुनकर स्टीफन ने उन्हें धन्यवाद दिया। अगर विवान सचमुच में मना कर देता तो ये भी समझ में आता, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की परेशानी पसंद नहीं करते और दूसरों को अपनी कार दिखाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। स्टीफन ने ऊंची आवाज में भीड़ से कहा, हे देवियों और सज्जनों, श्री विवान हमें इस जहर के बारे में जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या कोई इच्छुक है? जैसे ही उसने ये कहा, काफी संख्या में लोग प्रलोभन में आ गए। अंततः लगभग 20 बोली लगाने वाले थे, जिनमें से आधे ने कार देखने के लिए विवान के पीछे जाने का फैसला किया। जहां तक दूसरे हिस्से की बात है, उनमें से कुछ लोगों को भीड़ पसंद नहीं थी, जो कि असामान्य नहीं है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद स्टीफन के नेतृत्व में समूह कारखाने के बगल में स्थित परीक्षण ट्रैक पर पहुंचा और कर्मचारियों द्वारा पॉइजन को सावधानीपूर्वक वहां लाया गया था। जब सब लोग इस बैल के पास आए तो किसी न किसी ने प्रशंसा में वाहवाही किए बिना नहीं रहा जा सका। इसके ठीक सामने खड़े होकर इसकी अनूठी खूबसूरती को महसूस करना वाकई शानदार है। ये वीडियो से कहीं बेहतर है। वसंत ने कार के बाहरी हिस्से को हल्के से छुआ और कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हर कोई हमारी लैम्बोर्गिनी परंपरा से परिचित है। हम सुपर कारों की प्रत्येक श्रृंखला के लिए अनूठे नाम देते हैं। उदाहरण के लिए एवेंटाडोर नाम एक बैल से लिया गया है, जो स्पेन के सबसे खौफनाक लड़ाकू बैलों में से एक है। इसी तरह पॉइजन भी अपवाद नहीं है।
इसका नाम सबसे ताकतवर, सबसे जोशीले बैल से लिया गया है, जो बुल फाइटिंग के इतिहास में सबसे तेज बैलों में से एक है। 1914 में इसका नाम व्यापक रूप से तब प्रसिद्ध हुआ जब इसने मंच पर प्रसिद्ध बुल फाइटर जोजे सांचेज रॉड्रिगेज को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। प्रकाश में चमकते काले शरीर को देखकर विवान थोड़ा उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका। पॉइजन ने 2013 जिनेवा ऑटो शो में शुरुआत की थी। अब ये निस्संदेह अभी भी एक युवा बैल है। लैम्बोर्गिनी के अध्यक्ष होने के नाते स्टीफन को इस कार के बारे में वहां मौजूद किसी व्यक्ति से अधिक जानकारी थी और उन्होंने स्वाभाविक रूप से विवान से परिचय कराने वाले की भूमिका निभाई। पॉइजन को हर कोई तुरंत लैम्बोर्गिनी के रूप में पहचान सकता है, क्योंकि ये सांतागाटा टाउन की सभी सुपर कारों के सुसंगत डिजाइन दर्शन का पालन करता है। इसमें अत्यधिक अनुपात, शक्तिशाली तीर के समान अग्रभाग और तीक्ष्ण रेखाओं और सटीक सतहों के बीच का अंतर संबंध है। हमारी लैम्बोर्गिनी में वाई आकार की हेडलाइट्स हैं, एक शानदार रियर विंग है और कैंचीदार दरवाजे हैं। पॉइजन के फेंडर रेसिंग कारों के डिजाइन से प्रेरित हैं और एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित हैं, जिससे श्री विवान बिना किसी रुकावट के ट्रैक पर रेस कर सकते हैं। पॉइजन की सबसे खास बात कार्बन फाइबर और हल्का डिजाइन है। ये उल्लेखनीय रूप से हल्का है, जिसका वजन मात्र 1450 किलोग्राम है, जो पहले से ही पतले एवेंटाडोर से भी 125 किलोग्राम हल्का है, जिससे इसकी गति में काफी सुधार होगा। 6.5 लीटर का 12 सिलेंडर इंजन हाई आरपीएम पर जबरदस्त जोश और प्रभावशाली खींचने की क्षमता का एक रोमांचक संयोजन है। इसकी आउटपुट को बढ़ाकर 552 किलोवाट 750 हॉर्स पावर कर दिया गया है। मैं श्री विवान को विश्वासपूर्वक बता सकता हूं कि इसका प्रदर्शन वर्तमान ट्रैक केंद्रित स्पोर्ट्स कारों से कम नहीं होगा। उसकी लगातार बकवास सुनते हुए विवान को कुछ खास समझ नहीं आया, इसलिए उसने अपना सिर घुमाकर पूछा, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूं? बिल्कुल, अब आप इसके मालिक हैं। स्टीफन के बोलते ही कमर फारूक ने तुरंत कहा, विवान जल्दी करो, मेरे बाद मुझे भी कोशिश करने दो। सुपर कार के शौकीन होने के नाते कमर फारूक निस्संदेह दुनिया की शीर्ष सुपर कारों में से एक का अनुभव करना चाहते थे। कर्मचारियों से कार की चाबियां लेते ही विवान ने तुरंत उसे दबाया और चिकने ठंडे कैंचीदार दरवाजे ऊपर उठ गए, जिनसे अंदर की रोशनी बाहर चमकने लगी। क्या आप यात्री सीट का अनुभव करना चाहेंगे? विवान ने अपने बगल में बैठी दिया तलवार से हल्की मुस्कान से पूछा। क्या मैं? क्यों नहीं, ये कहते हुए वो सबकी निगाहों के सामने दिया तलवार के साथ सीधे कार में बैठ गया। स्पष्ट रूप से कहें तो यात्री सीट पर किसी खूबसूरत महिला के बिना कोई सुपरकार एक योग्य सुपरकार नहीं है। उन्हें पहली बार सुपरकार चलाना लीवन सिंह ने सिखाया था और अब नाइट शैडो और पॉश 918 चलाने के बाद विवान सुपरकारों को संभालने में पूरी तरह से सहज थे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप मेरा बेबाक रूप देखने वाले हैं। इसके साथ ही पॉइजन ने रफ्तार पकड़ी और विवान ने एक्सेलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। जोरदार गर्जना की आवाज ने देखने वालों के दिलों की धड़कन बेकाबू कर दी। वे सभी सुपरकार के ट्रू दीवाने थे और सुपरकार के शौकीनों के लिए शानदार दिखावे के अलावा यही क्षण आनंद का क्षण होता है। बस अफसोस की बात यह है कि ड्राइविंग सीट पर वे नहीं थे। कुछ लोगों को बोली जारी नहीं रखने का पहले ही पछतावा हो रहा था। लैम्बोर्गिनी का टेस्ट ट्रैक बहुत विशाल है, जो विवान के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। इस समय पॉइजन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो चुकी थी और विवान इससे तेज जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि ये कार की अधिकतम गति से काफी कम थी, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल रेसर नहीं था। अगर गति और बढ़ जाती तो वो इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। यहां तक कि वर्तमान गति भी विवान के रोमांच के लिए चुनी गई थी। यात्री सीट पर बैठी दिया तलवार तेज गति से मिलने वाले रोमांच का आनंद उठा रही थी, लेकिन वो विवान के चेहरे पर चोरी छुपे नजर डालने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो उस आदमी को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, जो उससे केवल 2 साल बड़ा था। पिछले 2 दिनों में साथ बिताए हुए समय में उसने पाया कि विवान स्पष्ट रूप से बहुत धनी था, फिर भी वो होटल के कर्मचारियों सहित सभी के साथ विनम्रता से पेश आता था। ये उसके घर के पूंजीपतियों से बिल्कुल अलग था, जो दिखावटी शिष्टाचार के बावजूद आम लोगों के प्रति अपनी घृणा नहीं छुपा पाते थे। पूंजीवादी देशों के धनी लोगों और भारत के धनी लोगों के बीच यही अंतर होना चाहिए था। वो उदार था और उसने भोजन पर 35,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसके अपने हितों को नुकसान हो। उसमें लालच और व्यभिचार दोनों के सभी लक्षण थे, फिर भी वो किसी के प्रति अरुचि पैदा नहीं करता था। अरबों लोगों के करीब होने का यही मतलब होता होगा। जैसे जैसे वो इसके बारे में सोचती गई, विवान के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। लेकिन अब विवान के पास अपनी खूबियों को जांचने का समय नहीं था। वो पूरी तरह से सुपरकार चलाने और एड्रेनलिन के रोमांच को महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद और ट्रैक के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद विवान आखिरकार रुक गया
कार से बाहर निकलते ही भारहीनता के कारण उसे अपने पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। विवान को बाहर निकलते देख प्रिंसिपल कमर से बात कर रही कमर फारूक तुरंत बातचीत रोककर उत्सुकता से विवान के पास आ गई। विवान उसकी इच्छा समझ गया और उसने चाबी सीधे उसके हाथ में फेंक दी। मेरे बच्चे के साथ नरमी से पेश आना। समझ गया। इतना कहते ही वो उसमें बैठने के लिए बेताब हो गया। श्री विवान, ड्राइविंग का अनुभव कैसा रहा? स्टीफन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अद्भुत, ये अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव है। विवान ने तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्राहक को संतुष्ट कर पाने पर स्टीफन के चेहरे पर सचमुच खुशी झलक रही थी। विवान, मुझे बोली छोड़ने का पछतावा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी कीमत और भी अधिक होनी चाहिए थी। बूढ़ा वसंत बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर खेद के भाव थे। तो फिर हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि लैम्बोर्गिनी एक और पॉइजन बनाए ताकि आप भी इसे खरीद सके। स्टीफन ने अपने हाथ फैला दिए, ये दर्शाते हुए कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अचानक कुछ सोचकर वसंत के झुर्रीदार चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। विवान, मुझसे वादा करो, अगर कभी इससे ऊब जाओ तो सबसे पहले मुझसे संपर्क करना। मैं इसे बाजार की कीमत पर या उससे भी अधिक कीमत पर खरीद लूंगा। विवान ने दिया तलवार के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से सिर हिलाया। अगर कभी ऐसा दिन आया तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा, लेकिन वो दिन शायद कभी नहीं आएगा, क्योंकि अध्याय 82 स्तर 2 प्रणाली। 5 अक्टूबर। मुंबई के समयानुसार रात के 11 बज चुके हैं। विवान गुप्ता पिछले 5 दिनों से गोवा में हैं और जहर खरीदने के बाद से 3 दिन बीत चुके हैं। लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर की व्यवस्था के तहत पॉइजन पहले ही भारत वापस जाने के लिए रवाना हो चुकी है। उम्मीद है कि जब विवान मुंबई लौटेंगे तब तक पॉइजन भी सुचारू रूप से पहुंच चुकी होगी। कार के लिए 60 लाख अमेरिकी डॉलर चुकाने के बाद भी विवान के पास पूरे 130 मिलियन डॉलर नकद बचे हैं। ये रकम देखने में तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन अब वो बेहिसाब खर्च करने में हिचकिचा रहे हैं। आखिरकार कार घर पहुंचने पर मूल्य वर्धित कर, विलासितापूर्ण कार अधिग्रहण कर और कई अन्य करों का कुल योग कार के मूल्य का 143% होगा। हालांकि प्रिंसिपल कमर ने उचित प्रबंधन में मदद करने का वादा किया है, फिर भी अनुमान है कि कीमत दोगुनी हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि इस पॉइजन की वास्तविक कीमत 85 मिलियन रुपए होगी। अपने पिछले जीवन में विवान ने मुंबई में 90 मिलियन रुपए मूल्य की एक पॉइजन कार देखी थी। तब उन्हें विश्वास नहीं होता था कि कोई कार निजी जेट का मुकाबला कर सकती है। अब उन्हें समझ आ गया है कि उनकी गरीबी ही उनकी कल्पनाशीलता की सीमा थी। विवान होटल की खिड़की के पास बैठकर अकेले ही लाल शराब की चुस्कियां लेते हुए रात का नज़ारा निहार रहा था। दिया तलवार की बात करें तो भयंकर युद्ध के बाद वो बहुत थक कर सो चुकी थी। अचानक विवान का फोन बज उठा। जब उसने देखा कि सामने से कौन सा नंबर आ रहा है तो उसे एहसास हुआ कि ये उसकी मां सुषमा गुप्ता का फोन है, जिससे उसने लंबे समय से बात नहीं की थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद विवान ने कॉल का जवाब देने का फैसला किया। हे मां। लेकिन सुषमा गुप्ता बात करने की इच्छुक नहीं लग रही थी। उसका लहजा बहुत ही जल्दबाजी भरा था। बेटा, तुम अब कहाँ हो? उसकी आवाज़ सुनकर विवान समझ गया कि उसके परिवार को उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही गया होगा। आखिर जिस तरह से वो इतना चर्चित रहा है, उसके परिवार को पता चलना तो तय ही था। यही सोचकर विवान ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे सीधे कहा, मैं अभी गोवा में हूँ। क्या आप सचमुच गोवा में हैं? क्या इंस्टाग्राम पर जिस विवान गुप्ता का जिक्र हो रहा है वो आप ही हैं? इंस्टाग्राम? विवान थोड़ा असमंजस में था। हाँ, इंस्टाग्राम। आज पड़ोस के घर की वो लड़की जो तुम्हारी मिडिल स्कूल की सहपाठी थी, अपनी माँ के साथ आई और मुझे बताया कि ऑनलाइन एक अरबपति है जिसका नाम तुम्हारे जैसा ही है। जब मैंने उसका फ़ोन लिया तो सिर्फ नाम ही एक जैसा नहीं था, वो तो तुम ही थे। भला मैं अपने ही बेटे को कैसे नहीं पहचान पाया? ऐसा लग रहा था कि उसका उत्साह कुछ ज्यादा ही था और वो खुद को कुछ बार खांसने से नहीं रोक पाई। उसके बगल में बैठी राजेश गुप्ता ने भी उससे धीरे बोलने का आग्रह किया। चिंता मत करो, मुझे देखने दो कि क्या हो रहा है। इतना कहने के बाद विवान ने अपना फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम खोला, जिसे उसने काफ़ी समय से नहीं देखा था। पहले उन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने विवान गुप्ता खोला और वाह, उनके बारे में तो पूरा एक टॉपिक ही था जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा था। विषय वस्तु को देखने के बाद विवान को मोटे तौर पर समझ आ गया कि मामला क्या है। ये बस और कुछ नहीं बल्कि प्रिंसिपल कमर के साथ बीते दिन की तस्वीरें थीं जिनकी वजह से परेशानी खड़ी हुई थी। विवान को ये भी पता चला कि उन्हें राष्ट्रीय दिलकश हीरो का खिताब मिल गया है, जो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देखकर विवान को और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने सुषमा गुप्ता से बात जारी रखते हुए कहा,
माँ, मैं आपको जो कुछ बातें बता रहा हूँ उनमें से कुछ पर शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वे सचमुच मेरे साथ घटी हैं। बेटे, तुमने कुछ गैरकानूनी तो नहीं किया? मुंबई में इतने कम समय में ही तुम अरबपति कैसे बन गए? विवान की गंभीर आवाज सुनकर सुषमा गुप्ता का दिल भी बेचैन हो गया। जाहिर है विवान इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो सुषमा गुप्ता को सच बता दे। क्या वो उसे ये कह सकता है कि अगर मैं कहूं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था, बल्कि मैं 4 साल भविष्य का वो हूं, पुनर्जन्म लेकर और एक सिस्टम के साथ। सारा पैसा उसी सिस्टम से आया है। एक बार जब ये शब्द मुंह से निकल जाएंगे तो शायद सुषमा गुप्ता को ये नहीं लगेगा कि वो कानून तोड़ रहा है, बल्कि ये लगेगा कि वो पागल हो गया है। अपनी बात को थोड़ा व्यवस्थित करने के बाद विवान ने फोन पर कहा, दरअसल मैं पिछले साल से विदेशी मुद्रा निवेश में लगा हुआ हूं। इस दौरान मैंने काफ़ी मुनाफा कमाया है, साथ ही कई ऐसे दोस्त भी बने हैं जिनका इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है और हम सब ने मिलकर खूब धन कमाया है। ऑनलाइन जो कुछ लिखा था वो सच निकला। अब मेरा अनुमान है कि मेरी संपत्ति लगभग $1 अरब है। विवान के समझाने के बाद सुषमा गुप्ता की प्रतिक्रिया सुने बिना कुछ देर रुक गई। विवान ने अनजाने में पूछा, माँ, बेटे, मुझे सच सच बताओ, तुमने असल में क्या किया? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, है ना? तुम बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर थे। तीसरी कक्षा में भी जोड़, घटाव, गुणा और भाग ठीक से नहीं कर पाते थे। ऐसे में तुम विदेशी मुद्रा निवेश में कैसे हाथ आजमा सकते हो? विवान के माथे पर एक काली रेखा स्पष्ट रूप से नीचे की ओर सरकती हुई दिखाई दी। ये निःसंदेह उनकी प्यारी माँ थी, जो हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी कमियों को उजागर करती थीं। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, फ़ोन पापा को दे दो, मैं उन्हें बता दूंगा। वो अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था, एक भावुक, शर्मीली, साधारण गृहिणी। उसे बहुत कुछ समझाना व्यर्थ था। बेहतर था कि वो अपने पिता राजेश गुप्ता को व्यावहारिक रूप से बातें समझाए। हेलो विवान, फ़ोन से एक स्थिर पुरुष की आवाज़ आई। पापा? विवान अपने पिता राजेश गुप्ता से बहुत डरता था। हालांकि राजेश गुप्ता ने बचपन से उसे कभी मारा पीटा नहीं था, न ही डांटा था, फिर भी विवान के मन में डर बैठ जाता था। हालांकि पुनर्जन्म से गुजरने के बाद वर्तमान विवान को राजेश गुप्ता की आवाज़ सुनकर वैसा डर नहीं लगता था जैसा उसे पिछले जीवन में लगता था। वास्तव में स्थिति क्या है? राजेश गुप्ता ने सीधे मुद्दे पर बात की। आप कह रहे हैं कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाया और अब आपके पास 2 कंपनियां हैं जिनकी संपत्ति 100 मिलियन से अधिक है? हाँ। फिर से कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। राजेश गुप्ता की आवाज़ आई, ठीक है, पिताजी को पूरा विश्वास था कि तुम कुछ भी गैरकानूनी नहीं करोगे। मैंने सोचा था कि मैं खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम मुंबई में बस सको, लेकिन पता चला कि पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी मैंने जो कमाया है वो तुम्हारी 1 साल की कमाई का एक अंश भी नहीं है। ज़माना वाकई बदल गया है। दूसरी तरफ से राजेश गुप्ता की आहें सुनकर विवान थोड़ा भावुक हो गया। वैसे देखा जाए तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं थी। राजेश गुप्ता के वर्षों से प्रबंधन के चलते उनके बैंक अकाउंट में कम से कम कुछ मिलियन तो थे ही, लेकिन 1 साल के भीतर ही उनके पिता आक्रामक हो गए और सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया। ठीक उसी समय जब 2018 का भारत अमेरिका व्यापार युद्ध तेज हो गया, रुपए का मूल्य लगातार गिरता रहा और शेयर बाजार धराशाही हो गया, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। उस समय तो उन्होंने राजेश गुप्ता को ही दोषी ठहराया था, वरना बाद में मुंबई में उनके पास रहने की जगह नहीं होती। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखा जाए तो राजेश गुप्ता की उम्र 50 के करीब थी, जो उनके महत्वाकांक्षी दिनों से बहुत आगे निकल चुकी थी। ऐसा जोखिम उठाना, क्या ये सब उनके अपने हित में ही नहीं था? यदि इस जीवन में उसे सौभाग्य से कोई व्यवस्था अपने पक्ष में मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने माता पिता को बेहतर जीवन जीने देना चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम गोवा में हो, खूब मज़े करो। जब तुम वापस मुंबई लौट आओ तो घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें अच्छे से समझा देना। वो दोपहर से बहुत परेशान है और मेरे लौटने पर ही उन्होंने तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत की। राजेश गुप्ता के बोलने के बाद बहस की आवाज़ आई और फ़ोन वापस सुषमा गुप्ता को सौंप दिया गया। बार बार पूछताछ करने के बाद सुषमा गुप्ता को आखिरकार राहत मिली। माँ, मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या पड़ोस वाली लड़की ने कुछ कहा? सुषमा गुप्ता ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने तो तुम्हें पहचाना तक नहीं। उसने बस इतना कहा कि तुम्हारा नाम एक जैसा है। ये लड़की पहले तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन अब तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं पहचानती। सुषमा गुप्ता का जवाब सुनकर विवान को भी राहत महसूस हुई। ये सिस्टम के संरक्षण उपायों का असर होना चाहिए, जिससे वो धुंधला दिखाई दे रहा है। अन्यथा वर्षों से परिचित उसका पड़ोसी भी उसे पहचान नहीं पाता, खासकर उसकी विशिष्ट शक्ल सूरत को देखते हुए। मैंने टीवी पर देखा है कि विदेशों में हालात काफ़ी अराजक हैं। गोवा में अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना, ठीक है? सुषमा गुप्ता ने आगे कहा। समझ गया।
विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानो वो प्रश्न से ऊबा न हो। सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक 19 साल की लड़की बारबेक्यू खाने गई थी। भुगतान करते समय उसका दुकानदार से झगड़ा हो गया और उसे सींग से चाकू मार दिया गया। दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? हाँ, बारबेक्यू स्टॉल का मालिक वर्मा है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब सींग पर लगा बारबेक्यू नहीं खाऊंगा। ये कहने के बाद उन्होंने कुछ और अनुस्मारक सुने और फिर फोन काट दिया। फोन रखने के तुरंत बाद उसने अपना वाइन का ग्लास उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो पी पाता, फोन का समय अचानक 6 अक्टूबर 000 पर पहुंच गया। बहुत समय से अनुत्तरित सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से सुनाई दिया। सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। वर्तमान स्तर स्तर 2। इसके बाद विवान का एट्रीब्यूट पैनल सीधे उसके सामने प्रकट हो गया। मेजबान विवान गुप्ता। दिखावट 92+3। IQ 140। शारीरिक बनावट 71। आत्मविश्वास की स्थिति नौसिखिया दिव्य समृद्ध। दिव्य समृद्ध आभा निष्क्रियता 10%। सिस्टम स्तर स्तर 2। एट्रीब्यूट पैनल लेवल 1 सिस्टम से बहुत अलग नहीं है। एकमात्र बदलाव ये है कि कॉन्फिडेंस वैल्यू को सीधे कॉन्फिडेंस स्टेट में बदल दिया गया है। शुरुआती दिव्य समृद्ध। क्या ऐसा हो सकता है कि मध्यम दिव्य समृद्ध, उन्नत दिव्य समृद्ध या इसी तरह की कोई और श्रेणी हो? विवान को इसके बारे में सोचने की कोई परवाह नहीं थी। वो इसे पैंट में अबेकस के खेल की तरह ले रहा था, एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले कि विवान ज्यादा सोच पाता, सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। मेजबान के 10 प्राकृतिक दिनों के प्रदर्शन के आधार पर मुख्य टैग स्थापित कर दिया गया है। मुख्य टैग हाई प्रोफाइल जीवन। ये टैग सुनकर विवान थोड़ा असमंजस में था। हाई प्रोफाइल जीवन? ये टैग सिस्टम अपग्रेड के बाद के 10 दिनों के दौरान होस्ट के विशिष्ट व्यवहार पर आधारित है। हालांकि होस्ट ने इन 10 दिनों के भीतर कुछ छोटे पैमाने की व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लिया, लेकिन सिस्टम द्वारा मूल्यांकित किए जाने पर यह मुख्य व्यावसायिक मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इन 10 दिनों के दौरान विपरीत लिंग के साथ घनिष्ठ संपर्क हुआ, लेकिन कोई ठोस संबंध स्थापित नहीं हुआ, इसलिए भावनात्मक आवश्यकता भी पूरी नहीं हुई। संक्षेप में, सिस्टम होस्ट के लिए मेन लाइन टैग का मूल्यांकन हाई प्रोफाइल जीवन के रूप में करता है। विवान को इस हाई प्रोफाइल जीवन को समझने में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने पूछा कि क्या। अध्याय 83 स्तर 2 प्रणाली उन्नयन। लेवल 2 सिस्टम के अपग्रेड के लिए 6 डिवाइन रिच टास्क पूरे करने होंगे, जिनकी कोई समय सीमा नहीं है। प्रत्येक टास्क पूरा करने पर इनाम मिलेगा। कार्य 1, जीवन का प्रमुख कार्य। दुनिया के 7.4 अरब लोगों के बीच 1 अरब से अधिक प्रतिष्ठा अंक प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान 1 प्रतिष्ठा अंक प्रदान करता है। वर्तमान प्रतिष्ठा मूल्य 62 लाख बटे 1 अरब है। कार्य का इनाम 10 अरब रुपए। दिव्य धनवान आभा का उन्नयन। पहला कार्य देखकर विवान गुप्ता दंग रह गया। क्या आप रॉयल फ्लश से शुरुआत कर रहे हैं? अरबों की प्रतिष्ठा यानी वैश्विक आबादी के 7वें हिस्से को मेरे बारे में पता होना चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है ना? ये कैसे संभव हो सकता है? विवान की शंकाओं से शायद अवगत होकर सिस्टम ने समझाया, जब तक किसी ने भी आपके बारे में किसी भी रूप में सुना है, इसे 1 प्रतिष्ठा अंक के रूप में गिना जाता है। ये अभी भी कठिन है। विवान शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन सौभाग्य से हाल ही में इंस्टाग्राम पर हुई हॉट सर्च घटना से उसकी लोकप्रियता में 6.25 मिलियन की वृद्धि हुई है। इसलिए ये बहुत मुश्किल नहीं लगता, बशर्ते वो भविष्य में भी इसी तरह हलचल मचाता रहे। हालांकि सिस्टम ने विवान की शिकायतों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और दूसरे कार्य की घोषणा कर दी। कार्य 2, दैवीय रूप से प्राप्त समृद्ध धन को संयम पूर्वक वितरित करें। 1 लाख लोगों की मदद करने वाले परोपकारी कार्य पूरे करें। विशिष्ट कार्य मानक: सहायता प्राप्त व्यक्ति को उसकी वर्तमान विकट परिस्थिति से बाहर निकालने में वास्तव में मदद करना, जिससे परोपकार का स्तर +1 बढ़ेगा। वर्तमान परोपकार का स्तर 0/1 लाख है। कार्य पुरस्कार: 10 अरब रुपए। उपाधि: गुर्दा भक्षक का उद्धार। इस उपाधि को धारण करने से शारीरिक गुण स्थायी रूप से अधिकतम 100 अंक पर बने रहते हैं। दूसरा कार्य देखकर विवान की आंखें चमक उठी। ये काम अच्छा है, इससे मुझे जरूरतमंदों की मदद करने का मौका मिलता है। सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कारों की बात करें तो अब उनका कोई महत्व नहीं है, वो बस दान करना चाहता है। शारीरिक बनावट के अंक: क्या इसे ही पौराणिक बुलडोजर जैसी काया के रूप में नहीं जाना जाता? उसे जरा भी प्रलोभन नहीं है।
तीसरा कार्य, बिजनेस टाइकून, भारत के व्यावसायिक प्रतिनिधियों में से एक बनना और नुकसान को छोड़कर 20 अरब रुपए का संचयी लाभ प्राप्त करना। वर्तमान लाभ 32,25,000 बटे 20 अरब। कार्य पुरस्कार 10 अरब रुपए, एक बार के लिए बड़े उद्यमों को मुफ्त अधिग्रहण का अवसर। सिस्टम खरीद के लिए धन प्रदान करता है। सच कहूं तो ये काम विवान के लिए सबसे आसान है। उसके पुनर्जन्म की स्थिति के अलावा सिस्टम उसे बिना किसी लागत की गणना किए धन उपलब्ध करा रहा है, जिससे वो जल्दी ही 20 अरब रुपए कमा सकता है। आखिरकार सिस्टम स्पष्ट रूप से कहता है कि वो नुकसान की गणना नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे केवल आपकी कमाई का पैसा जमा करते हैं, आपके द्वारा गंवाए गए पैसे को नहीं। आप जो पैसा कमाते हैं उससे लाभ अंक जुड़ते हैं। नुकसान होने पर वे घटते नहीं हैं। इसे धीरे धीरे जमा किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक व्यावसायिक प्रतिनिधि होने की बात है, ये गलत धारणा है। उनके लिए बॉस अंबानी या बॉस अडानी जैसे शीर्षपति बनना आवश्यक नहीं है। किसी विशेष उद्योग में शिखर पर पहुंचना भी व्यावसायिक प्रतिनिधि माना जाता है। कार्य 5, प्रभाव। 10 करोड़ लोगों के मन पर एक निश्चित प्रभाव डालें। यह प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक, इसे कार्य पूरा करने में गिना जा सकता है। कार्य पूर्णता 6 लाख बटे 10 करोड़। कार्य पुरस्कार 10 अरब रुपए। 10 अति उच्च बुद्धि वाले रोबोट कार्य पूर्णता की प्रगति के अनुसार बैचों में वितरित किए जाएंगे। 1/10 उपलब्धि प्राप्त करने पर एक रोबोट प्रदान किया जाएगा। प्रभाव। अब विवान थोड़ा असमंजस में है। दान पुण्य करना भी प्रभाव के रूप में गिना जाना चाहिए, है ना? और ये सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। नकारात्मक की बात करें तो विवान ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। क्या सिस्टम उससे बारबेक्यू स्टॉल के मालिक की तरह लोगों को चाकू मारने के लिए कह रहा है? विवान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं गैर कानूनी काम नहीं करूंगा और जहरीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। ये उच्च कोटि के दिव्य धन की अभिव्यक्ति है। कार्य 6, कार्य की विषय वस्तु अज्ञात है। कार्य का इनाम 30 अरब रुपए, इनाम की राशि अज्ञात है। आखिरी कार्य को देखकर विवान खुद को रोक नहीं पाता। कार्य अज्ञात से क्या तात्पर्य है? अगर पहले 5 काम पूरे करने के बाद भी आखिरी काम यहीं अटक जाता है तो मैं अपग्रेड कैसे करूंगा? ये कहते हुए उसने सिस्टम से शिकायत करना शुरू कर दिया। हालांकि सिस्टम ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक पूरी तरह से भावहीन इलेक्ट्रॉनिक आवाज का उपयोग किया। मुख्य प्रणाली उन्नयन कार्य जारी कर दिए गए हैं। होस्ट द्वारा सभी मुख्य कार्यों को पूरा करने और लेवल 3 पर आगे बढ़ने की प्रतीक्षा है। इस सिस्टम अपग्रेड में एक नया फंक्शन जोड़ा गया है। सिस्टम की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम ने वर्ल्ड मेन लाइन डिस्कॉर्ड का उपयोग करके एक काल्पनिक पहचान बनाई है। इस पहचान का गोपनीयता स्तर S है, जिसे जानने का होस्ट को कोई अधिकार नहीं है। इस दुनिया में केवल सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर्मचारियों को ही इस पहचान को देखने का अधिकार है। होस्ट को सिस्टम की गोपनीयता को प्रभावित करने वाले नियंत्रित कारकों की एक श्रृंखला से बचने के लिए तुरंत डिवाइन रिच स्टेटस को बढ़ाना चाहिए। लेवल 2 सिस्टम होस्ट को कुल 100 अरब रुपए की धनराशि प्रदान करेगा, जिनमें से 80 अरब कार्य पूर्णता पुरस्कार के रूप में और 20 अरब पहले से ही सिस्टम खाते में जमा कर दिए गए हैं। लेवल 2 सिस्टम अपग्रेड के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। कृपया होस्ट अपग्रेड करें। काम पूरा होने के बाद सिस्टम हमेशा की तरह शांति से गायब हो गया। सिस्टम की व्याख्या में अभी भी मग्न विवान को खिड़की के पास छोड़कर। लेवल 2 सिस्टम 100 अरब के बराबर है। इस एल्गोरिदम के अनुसार लेवल 1 10 अरब है और अगर इसे लेवल 3 तक अपग्रेड किया जाए तो क्या ये 1 ट्रिलियन नहीं हो जाएगा? और लेवल 4 तो पूरी दुनिया को खरीद लेगा। विवान आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। 10 अरब रुपए की रकम भी उसे डरावनी लग रही थी। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण बिहार के वर्तमान सबसे धनी व्यक्ति हैं, जो प्रिंसिपल कमर के पिता हैं, जिनकी कुल संपत्ति 31.3 अरब डॉलर है, जो वर्तमान विनिमय दर पर 219.1 अरब रुपए के बराबर है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही मैं लेवल 2 सिस्टम के सभी कार्य पूरे कर लेता हूं, मैं सीधे भारत के सबसे अमीर आदमी का आधा बन जाता हूं? इसी बीच पृथ्वी के दूसरी ओर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच में एक बड़ी घटना घटित हुई। इस समय देश में शाम के 5 बज रहे हैं और मुंबई ब्रांच के प्रबंधक गौतम अग्रवाल काम से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी जमा संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार निदेशक शेखर लोहानी बिना दरवाजा खटखटाए प्रबंधक के कक्ष में घुस आते हैं।
घबराए हुए शेखर को देखकर गौतम अग्रवाल ने भौहें चढ़ाते हुए डांटते हुए कहा, डायरेक्टर शेखर, क्या आप अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाने का साधारण नियम भूल गए हैं? हालांकि शेखर लोहानी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि सीधे कहा, मैनेजर, अभी अभी अमेरिका से हमारी ब्रांच में 2.85 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी विदेशी मुद्रा स्थानांतरित हुई है। ये सुनकर गौतम अग्रवाल का मूल क्रोध तुरंत शांत हो गया। ये किस कंपनी का खाता है? ये सब सुनने के बाद गौतम अग्रवाल का विलक्षण दिमाग सोचने लगा। उनके विचार में 2.85 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20 अरब रुपए जैसी वित्तीय शक्ति वाली कोई कंपनी नहीं है। आमतौर पर इस स्तर की कंपनियों का प्रबंधन मुख्यालय द्वारा सीधे किया जाता है। इतना बड़ा सौदा हमारी जैसी ब्रांच को क्यों दिया जाएगा? ये कंपनी का खाता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत खाता है। ये शब्द सुनते ही गौतम अग्रवाल चौंक गए। वे लगभग 20 वर्षों से मुंबई ब्रांच के प्रबंधक हैं और उन्होंने कभी भी 20 अरब जितनी बड़ी जमा राशि वाले किसी व्यक्तिगत खाते का सामना नहीं किया। क्या हो रहा है? धीरे बोलो। इतनी बड़ी रकम देखकर गौतम अग्रवाल पहले तो उत्साहित नहीं हुए, बल्कि उन्हें बेचैनी महसूस हुई। अगर पैसे में कोई समस्या आती है और वे देश में प्रवेश कर भी जाते हैं, तो प्रबंधक होने के नाते वे ही जिम्मेदार होंगे। शेखर लोहानी ने तुरंत गौतम अग्रवाल को सब कुछ विस्तार से समझाया। जैसे ही ये धनराशि हमारे बैंक में आई, मैंने तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं? जमा और सुपरविजन के लिए जिम्मेदार निदेशक के रूप में आप वास्तव में क्या करते हैं? इतनी बड़ी रकम हमारी निगरानी प्रणाली को पार करके सीधे हमारे बैंक में कैसे स्थानांतरित हो गई? ये वाक्य स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की शुरुआत के बारे में था। शेखर लोहानी के चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। जमा और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार निदेशक के रूप में यह वास्तव में उनकी ही जिम्मेदारी थी, और अगर जवाबदेही की बात आती है तो वे बच नहीं सकते हैं। खाताधारक कौन है? शेखर लोहानी ने अपने हाथ में मौजूद फाइल को देखा और तुरंत जवाब दिया, विवान गुप्ता। विवान गुप्ता? युवा और आकर्षक विवान का चेहरा तुरंत गौतम अग्रवाल के दिमाग में उभरा। उन्हें विवान के बारे में गहरी धारणा थी, जिनकी बैंक में जमा राशि एक समय अरबों तक पहुंच गई थी। लेकिन ये उनके लिए ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वे केवल शेखर लोहानी के साथ नियामक विभाग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर सकते थे। कुछ मिनट बाद गौतम अग्रवाल के ऑफिस डेस्क पर रखा फोन बजा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। फोन की दूसरी ओर की आवाज सुनकर गौतम अग्रवाल का पहले का गंभीर चेहरा मुस्कुराने लगा। कुछ और मिनट बीत गए और गौतम अग्रवाल ने फोन रख दिया। वे अपने चेहरे पर दिख रही खुशी को छिपा नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे के भाव देखकर शेखर लोहानी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पैसे ठीक हैं, लेकिन वे पूछे बिना नहीं रह सके। मैनेजर, नियामक विभाग ने क्या कहा? गौतम अग्रवाल मुस्कुराए। नियामक विभाग का कहना है कि ये धनराशि पूरी तरह से उचित और लाभप्रद है और इसे घरेलू वित्तीय बाजार में प्रसारित होने की अनुमति है। महान! ये खबर सुनकर शेखर लोहानी भी उत्साहित हो गए। चूंकि धन के स्रोत को लेकर कोई समस्या नहीं है, इसलिए ये मामला पूरी तरह से एक बड़ी जीत में बदल जाता है। उत्साहित शेखर। अध्याय 84। मैं बार्सिलोना का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। सिस्टम को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया गया है और अब विवान गुप्ता का वर्णन केवल 4 शब्दों में किया जा सकता है। सफलता की बुलंदियों पर। फिलहाल विवान और अन्य लोग कैंप नाउ में वीआईपी बॉक्स में हैं। एक विशाल स्टेडियम होने के नाते जिसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये पूरी तरह से भरा नहीं है, लेकिन अधिकांश सीटें बुक हो चुकी हैं और प्रशंसकों की जयकार अच्छी तरह से इंसुलेटेड बॉक्स के भीतर तक सुनाई देती है। 2 कर्मचारी पास में खड़े रहते हैं और जैसे ही वे किसी का गिलास खाली देखते हैं, वे बिना याद दिलाए उसे तुरंत भर देते हैं, जो एक अत्यंत ध्यानपूर्वक सेवा है। मैदान पर मौजूद 2 टीमें हैं, घरेलू टीम बार्सिलोना और इटालियन लीग की दिग्गज टीम जुवेंटस। उस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जुवेंटस में अभी तक प्रवेश नहीं किया था। अगले साल 10 जुलाई को सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस में शामिल हो जाएंगे। जब ये दोनों दिग्गज आमने सामने होंगे तो टिकटों की कीमतें आसमान छू जाएंगी। जहां तक चैंपियंस लीग के घरेलू मैच की बात है, तो सामान्य सीट का टिकट 200 यूरो का है, जबकि विवान द्वारा बुक किए गए वीआईपी बॉक्स की कीमत 65,000 यूरो है, जो लगभग 5 लाख रुपए के बराबर है। कुछ घंटों का मैच देखने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करना ज्यादातर लोगों की कल्पना से परे है। हाफ टाइम में प्रवेश कर चुकी टीमों को देखते हुए किन फैन ने अपना गिलास नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फुटबॉल सबसे महान खेल है।
देखो ये प्रशंसक कितने जोशीले हैं, इतनी दूरी से भी मैं उनकी ऊर्जा महसूस कर सकता हूं। दरअसल फुटबॉल व्यापारिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा खेल है। बस इन प्रशंसकों की संख्या को ही देख लीजिए। इस एक मैच के टिकटों की बिक्री से ही संभवतः कई मिलियन यूरो का राजस्व प्राप्त होगा। जर्सी और अन्य सहायक वस्तुओं की बिक्री का तो जिक्र ही नहीं। प्रिंसिपल कमर फुटबॉल के बहुत बड़े फैन नहीं लगते, वे खेल के व्यावसायिक मूल्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मामले में किन फैन की राय सबसे अहम है। उनके गृहनगर में किंग्स नाम का एक पुरुषों का बास्केटबॉल क्लब है, जिसने 2016 और 2017 में लगातार सिटी लेजेंड चैंपियनशिप जीती है और इस साल का खिताब जीते हुए उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अन्य बातों का जिक्र नहीं करें तो अगर फुटबॉल और बास्केटबॉल का संचालन ठीक से हो तो वे किसी भी व्यावसायिक कंपनी से कम नहीं है और उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हमारे देश का माहौल पैसा कमाने की अनुमति नहीं देता है। आप जानते ही होंगे मेरे किंग्स क्लब का कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। वे अपना दिन स्थानीय कप मैचों में खेलते हुए बिताते हैं और चैंपियनशिप जीतने पर उन्हें बस कुछ 10,000 ही मिलते हैं। टीएनयू जैसे खिलाड़ी साल में 7-8 लाख कमाते हैं। पैसा कमाना तो बस एक सपना है, मौज मस्ती के लिए पैसा खर्च करना असली हकीकत है। असली पैसा तो एनबीए टीमें और यूरोप के दिग्गज क्लब कमा रहे हैं। क्या ये सभी क्लब हर साल ढेर सारा पैसा नहीं कमाते? ये सुनकर किन फैन ने आह भरी। प्रिंसिपल कमर ने तुरंत जवाब दिया, आपके छोटे पैमाने के कारोबार से मुनाफा तो मुमकिन ही नहीं है। किसी टीम का संचालन पूरी तरह से ब्रांड वैल्यू पर निर्भर करता है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दें तो हमारी घरेलू टीम मुंबई सिटी का बाजार मूल्य भी 200 अरब से अधिक है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बराबर है। उन्हें हर साल नुकसान होता है, लेकिन अगर मुंबई सिटी बिकना चाहे तो अनगिनत लोग पलक झपकते ही इसे खरीद लेंगे। मुंबई सिटी जैसी कितनी टीमें हैं, और जब तक घरेलू फुटबॉल संघ में सुधार नहीं होता तब तक कोई रास्ता नहीं है। सारा पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है। इस बार प्रिंसिपल कमर ने पलटवार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि किन फैन सच कह रही है। उनके परिवार के वांडा ग्रुप के पास भी एक टीम है। वांग शऊफू ने सार्वजनिक रूप से फुटबॉल एसोसिएशन की बार बार आलोचना की है। विवान ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। वह ज्यादा से ज्यादा एक नाम मात्र का प्रशंसक था, जो केवल कुछ शीर्ष क्लबों और शीर्ष सितारों को जानता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे ये खेल पसंद नहीं था। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या मेरे लिए बार्सिलोना का अध्यक्ष बनने का कोई मौका है? विवान की बातें सुनकर किन फैन और प्रिंसिपल कमर अवाक रह गए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम कहते कि तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदना चाहते हो तो मुझे हैरानी नहीं होती, लेकिन बार्सिलोना का अध्यक्ष बनना, क्या ये एक कोरी कल्पना है? प्रिंसिपल कमर ने अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोका। विवान प्रिंसिपल कमर का मतलब समझ गया था। इससे पहले उसने बार्सिलोना का अध्यक्ष बनने के लिए कुछ शर्तों के बारे में ऑनलाइन खोज की थी। बार्सिलोना के अध्यक्ष का सदस्य होना अनिवार्य है और निर्वाचित होने के लिए सदस्यों से पर्याप्त धन और समर्थन की आवश्यकता है। इसके अलावा विवान जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए बार्सिलोना के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना लगभग असंभव है। पहले स्विस अध्यक्ष वेड को छोड़कर बार्सिलोना के लगभग सभी अध्यक्ष कैटेलोनियन रहे हैं। क्रूएफ जैसे दिग्गज बार्सिलोना खिलाड़ी भी सदस्यों का समर्थन मुश्किल से ही हासिल कर पाते हैं। यहां तक कि एक सच्चे कैटेलोनियन और बार्सिलोना फैन के लिए भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना कठिन होगा। इसके लिए पर्याप्त धन और सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। 2013 के चुनाव में शुरुआत में 7 उम्मीदवार थे, लेकिन उनमें से 3 उम्मीदवार 77 मिलियन यूरो की गारंटी और 2534 सदस्यों के समर्थन की सीमा को पूरा नहीं कर पाए, और शेष 4 उम्मीदवार पोटा के 2003 के चुनाव में विजयी रहे थे। ये कहा जा सकता है कि बार्सिलोना के अध्यक्ष पद के चुनाव इन विशिष्ट सदस्यों के बीच एक खेल मात्र है। पैसों की बात करें तो विवान के लिए यह सबसे कम चिंता की बात है। उनके पास फिलहाल 20 अरब रुपए है, लेकिन उन्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। मुख्य मुद्दा सदस्यों का समर्थन है। आप कह सकते हैं कि समय, स्थान और मानवीय सद्भाव के मामले में उनके पक्ष में एक भी बात नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि विवान अचानक बार्सिलोना का सदस्य क्यों बनना चाहता था, तो ये कोई आकस्मिक विचार नहीं था। मुख्य मिशन हाई प्रोफाइल लाइफ में 1 बिलियन प्रतिष्ठा अंक प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों को पूरा करना आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि बार्सिलोना को वैश्विक स्तर पर कितना ध्यान मिलता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति बार्सिलोना का अध्यक्ष बन जाए तो ये निश्चित रूप से दुनिया भर में बड़ी खबर बन जाएगी। प्रतिष्ठा की आवश्यकता को पूरा करना कोई सपना नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसा कि प्रिंसिपल कमर में कहा, यह सिर्फ एक कोरी कल्पना मात्र है।
भले ही उनके पास पैसा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अभी भी कोई खास व्यक्ति नहीं माना जाता है। और अगर वे वास्तव में बार्सिलोना के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए 1 अरब यूरो से अधिक की रकम लाते भी हैं, तो भी कोई उनका समर्थन नहीं करेगा। ये सोचकर विवान के पास इस विचार को अस्थायी रूप से छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने पहले अपने गृहनगर में हलचल मचाने का फैसला किया, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, और अगर सब कुछ विफल रहा तो वह प्रिंसिपल कमर के सुझाव के अनुसार मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीद सकता था। हालांकि ये बार्सिलोना जितना प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं होता। फिलहाल ये संभव नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मूल्य 32 अरब डॉलर का है। इसे जबरन खरीदने के लिए निश्चित रूप से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल उनके पास सिर्फ 20 अरब डॉलर की बुनियादी राशि है और हर काम में पैसा लगता है। इतना पैसा मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए काफ़ी नहीं है, और अगर इतना पैसा हो भी तो वे सिर्फ एक निवेश पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब वे बाकी सभी काम पूरे कर लेंगे और उनके पास पर्याप्त धनराशि जमा हो जाएगी, तब वे इस बारे में सोच सकते हैं। विवान अब सबसे ज्यादा जिस काम को पूरा करना चाहता है वह है किडनी खाने वाले का उद्धार नामक धार्मिक कार्य, क्योंकि इसका शीर्षक ही बहुत आकर्षक है। उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि घर लौटने और कुछ लंबित काम निपटाने के बाद वे तुरंत एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना करेंगे और सबसे पहले उस काम को पूरा करेंगे। लगभग 1 घंटे बाद मैच समाप्त हो गया। बार्सिलोना 3-0 जुवेंटस। इससे पहले किन फेन और प्रिंसिपल कमर ने बार्सिलोना की जीत पर 10,000 यूरो का दाम लगाया था, जिसकी संभावना 0.43 थी, और दोनों ने थोड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि उनमें से किसी ने भी पैसे को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जहां तक विवान की बात है, उन्हें जुए में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद प्रशंसकों के जश्न का समय आया। वीआईपी होने के नाते क्लब ने उन्हें भी जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी उड़ानें बुक कर ली थीं और उन्हें दोपहर में बार्सिलोना से गोवा के लिए उड़ान भरनी थी। आखिरकार प्रिंसिपल कमर की उड़ान योजना गोवा से प्रस्थान करने वाली थी। हालांकि उनमें से कुछ लोग यूरोपियन फुटबॉल प्रशंसकों के जोश का अनुभव करना चाहते थे। गोवा लौटने पर किन फेन और प्रिंसिपल कमर इन दिनों इतना अधिक कुत्ते का खाना खाने के बाद खुद को रोक नहीं पाए और पूंजीवादी लड़कियों की सेवाओं का आनंद लेने चले गए। इसी बीच विवान और दिया तलवार होटल में ही रुके रहे और निजी छत पर बैठकर शराब पीते और बातें करते रहे। विवान, क्या तुम कल भारत वापस जा रहे हो? दिया तलवार ने कुर्सी पर बैठे हुए विवान की पीठ की ओर देखते हुए पूछा। विवान ने छत की रेलिंग पर कोहनी टिकाकर गोवा की रात को निहारा। दिया तलवार का सवाल सुनकर विवान ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और धीरे से पूछा, क्या बात है? हमारे तय किए गए 7 दिनों में अभी भी 2 दिन बाकी हैं। अगर आप समय से पहले चले जाते हैं तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, आपको पता है? पुफ! विवान ने अभी अभी जो शराब पी थी उसे लगभग थूक ही दिया था। ये ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप बाद में मेरे पैसे वापस कर दें। दिया तलवार के मजाक करने की बात जानकर विवान भी अच्छे मूड में मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाया। कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको अन्य तरीकों से मुआवजा दे सकता हूं। ये कहते ही दिया तलवार के चेहरे पर थोड़ी ही शर्म आ गई। आखिरकार इन दिनों उनके बीच इतनी घनिष्ठ बातचीत हुई है कि धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगी है। हालांकि वह दिया तलवार के मुआवजे की इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा व्यक्त नहीं किया। जब आपने मुझे पहले भारत जाने के लिए कहा था तो क्या आप वास्तव में गंभीर थे? विवान ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटकर पूछा, क्यों? क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? पिछले कुछ दिनों में दिया तलवार को विवान की आर्थिक स्थिति, $6 मिलियन की सुपर कार और एक पर्यटन स्थल पर $1 लाख से अधिक के खर्च का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था, जो ऐसी रकम थी जिसके बारे में वह अपने जीवन काल में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसमें कोई शक नहीं, दिया तलवार सचमुच प्रलोभित हो गई थी। मैं भी कल रूस वापस जा रही हूं। क्यों? मैं घर लौटने पर सबसे पहले अपने परिवार के लिए $3 लाख का इंतजाम करने की योजना बना रही हूं और फिर मैं भारत जाकर तुम्हें ढूंढूंगी। लेकिन भारत जाने के बाद भी क्या मुझे ऐसे ही उदार पुरस्कार मिलते रहेंगे? दिया अध्याय 85 भारत वापसी। अगले दिन दोपहर को दिया तलवार सुबह की फ्लाइट से रूस वापस जा चुकी थीं। जाने से पहले उन्होंने विवान गुप्ता से वादा किया था कि पारिवारिक मामलों को निपटाने के बाद वो भारत आकर उनसे मिलेंगी। कमर फारूक और प्रिंसिपल कमर होटल द्वारा उपलब्ध कराई गई लिमुजिन के सहारे झुके हुए कमजोर शरीर के साथ ऊँघ रहे थे। शायद अपने देश लौटते समय दोनों ने रात भर जमकर मौज मस्ती की और अगले दिन काफी थके हुए लग रहे थे।
विवान गुप्ता की बात करें तो शायद पिछले कुछ दिनों से दिया तलवार के साथ रहने के कारण उसने कल रात ज्यादा उग्रता नहीं दिखाई। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बाकी दोनों की तुलना में वो काफी बेहतर हालत में था। वापसी की यात्रा जाने की यात्रा से अधिक उबाऊ प्रतीत हुई। विमान में चढ़ते ही प्रिंसिपल कमर और कमर फारूक आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। विमान के मुख्य केबिन में केवल विवान गुप्ता ही बैठी रह गई थीं, जो खिड़की से बाहर बादलों को निहारते हुए शराब की चुस्कियां ले रही थीं और कभी कभी कुछ फ्लाइट अटेंडेंट के साथ मजाक कर रही थीं। लेकिन बात यहीं तक सीमित रही। इन फ्लाइट अटेंडेंट में से सबसे स्वस्थ अटेंडेंट को भी केवल 80 अंक मिले, और हालांकि वे देखने में ठीक ठाक लग रही थीं, फिर भी वे दिया तलवार, रिया जैन और यहां तक कि ज़ारा यूसुफ से काफ़ी पीछे थीं। 15 घंटे से भी कम की उड़ान का समय लंबा नहीं लगा। जब तक गल्फ स्ट्रीम G550 मुंबई छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर वापस लौटा, तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। एक दिन के आराम के बाद कमर फारूक और प्रिंसिपल कमर के स्वास्थ्य में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था, लेकिन वे अभी भी बीमार लग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि पूंजीवाद के सुखों का अनुभव करने के बाद उन्हें कुछ दिनों तक स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। एयरपोर्ट की शटल से उतरने के बाद तीनों ने ज्यादा देर न रुककर सीधे वीआईपी चैनल से बाहर निकल गए। वीआईपी चैनल से बाहर निकलते ही कमर फारूक और प्रिंसिपल कमर दंग रह गए। यहां क्या हो रहा है? जैसे ही वे तीनों बाहर निकले, लगभग 1 दर्जन लोगों का एक स्वागत करने वाला समूह उनके पास पहुंचा। क्षमा कीजिए, क्या आप श्री विवान हैं? मैं शेखर लोहानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच का निदेशक हूं। आपके भारत लौटने की खबर पाकर मैं आपका स्वागत करने आया हूं। हमारे अध्यक्ष गौतम अग्रवाल ने आपके सम्मान में भोज की व्यवस्था कर रखी है और आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विवान गुप्ता की बुनियादी जानकारी की समीक्षा करने के बाद शेखर लोहानी को पता चल गया था कि 20 वर्ष का ये युवक उनकी ब्रांच के निजी खाता धारकों में सबसे अधिक संपत्ति वाला सुपर वीआईपी है। उत्साह से भरे चेहरे के साथ उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। विवान गुप्ता ने शांत भाव से सिर हिलाया। उन्हें इस स्थिति के बारे में पहले से ही पता था। विमान में यात्रा के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनसे संपर्क किया था। एकमात्र अप्रत्याशित बात उनकी भव्यता का व्यापक प्रदर्शन था। प्रिंसिपल कमर ने स्थिति का अंदाजा तो लगा लिया, लेकिन खुद को रोक नहीं पाए और विवान गुप्ता की बांह पकड़कर धीरे से पूछा, यहां क्या हो रहा है? एक सहज मुस्कान के साथ विवान गुप्ता ने समझाया, मेरे परिवार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे खाते में कुछ पैसे भेजे हैं। ये काफ़ी बड़ी रकम है, इसलिए मुझे लगता है कि ये उनका अच्छा प्रभाव डालने का तरीका है। कितना पैसा? उनके द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना, ये 4 बड़े बैंकों में से एक है, कोई छोटा बैंक नहीं। क्या ये हद से ज़्यादा नहीं है? एक धनी उद्योगपति के बेटे होने के नाते प्रिंसिपल कमर स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रमुख बैंकों में एक वीआईपी थे, लेकिन उन्हें पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला था और वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि विवान गुप्ता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितनी राशि जमा की थी। ज्यादा नहीं, लगभग 20 अरब। कंधे उचकाते हुए विवान गुप्ता ने लापरवाही से जवाब दिया। कितना? 20 अरब? हालांकि प्रिंसिपल कमर काफी शांत दिख रहे थे, फिर भी वे विवान गुप्ता को हैरानी से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके बगल में खड़े कमर फारूक, जो अब तक चुप थे, ये सुनकर गहरी सांस ली। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? प्रिंसिपल कमर के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे कह रहे हों, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। 20 अरब के कैश फ्लो का क्या मतलब है? आम लोग शायद इसे ना समझें, लेकिन उनके स्तर पर वे अच्छी तरह जानते हैं कि 1 अरब से अधिक कैश फ्लो वाले ग्राहकों को सभी प्रमुख बैंक सुपर वीआईपी मानते हैं। आखिर संपत्ति और नकदी 2 अलग-अलग चीजें हैं। उनके पिता ओल्ड कमर को ही उदाहरण के तौर पर ले। अंबानी ग्रुप के लिए 20 अरब जुटाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ओल्ड कमर से 20 अरब नकद देने के लिए कहना, माफ कीजिए, ये असंभव है। अगले 10 वर्षों में भी नहीं, भले ही उनकी संपत्ति 200 अरब से अधिक हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उच्च पदस्थ प्रबंधक होने के नाते शेखर लोहानी ने स्वाभाविक रूप से प्रिंसिपल कमर को पहचान लिया और उनकी बातचीत सुन ली। अगर विवान गुप्ता ने खुद संकेत न किया होता तो शेखर लोहानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विवान गुप्ता की जमा राशि का कोई भी विवरण नहीं बताते। लेकिन अब जबकि विवान गुप्ता ने खुद ही बता दिया है, तो शेखर लोहानी ने प्रिंसिपल कमर को मुस्कुराते हुए समझाया, प्रिंसिपल कमर, श्री विवान सच कह रहे हैं। हमारी ब्रांच में उनकी जमा राशि 20 अरब से अधिक है, जिससे वे हमारे बैंक के शीर्ष ग्राहक बन गए हैं। वर्तमान में व्यक्तिगत बचत के मामले में कोई भी श्री विवान की बराबरी नहीं कर सकता।
दरअसल जिस क्षण विवान गुप्ता ने ये शब्द कहे, प्रिंसिपल कमर को पहले से ही यकीन हो गया था। विवान गुप्ता बैंक कर्मचारियों के सामने ऐसी बातें नहीं करेगा। वो तुरंत इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन शेखर लोहानी के स्पष्टीकरण के बाद उनके पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें समझना मेरे लिए दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है बच्चे। प्रिंसिपल कमर ने निराशा से आह भरी, लेकिन मन ही मन में विवान गुप्ता के प्रति उनका सम्मान कई गुना बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने पिता ओल्ड कमर के साथ एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर दिया। वर्तमान में विवान गुप्ता के पास कोई व्यावसायिक उद्यम नहीं है, लेकिन मात्रा से गुणवत्ता उत्पन्न होती है। सिर्फ 20 अरब की संपत्ति के साथ देश में कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, पैसों का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता। ये शब्द विवान गुप्ता के दिल से निकले थे। यूरोप की यात्रा से दोस्ती में कोई खास गहराई तो नहीं आई, लेकिन कम से कम तीनों एक दूसरे को पहचानने लगे थे। प्रिंसिपल कमर का सीधा साधा और निर्भीक स्वभाव विवान गुप्ता को बेहद पसंद आया। चलिए साथ में खाना खाने चले। ये कहने के बाद विवान गुप्ता मुस्कुराया और प्रिंसिपल कमर और कमर फारूक को आमंत्रित किया। हालांकि वो खुद आमंत्रित अतिथि थे, लेकिन शेखर लोहानी और गौतम अग्रवाल की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कुछ लोगों को भोजन पर लाना बिल्कुल अनावश्यक था। मेहमानों का ना आना सामाजिक शिष्टाचार का एक हिस्सा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका दर्जा बिल्कुल असमान है। अब वही उनसे विनती कर रहे हैं कि पैसा उनके बैंक में ही रखें। ये सुनकर शेखर लोहानी ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। हालांकि ये सुनकर प्रिंसिपल कमर ने अपना सिर हिला दिया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं 1 हफ्ते से देश से बाहर हूं और कंपनी के कई मामले इकट्ठे हो गए हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। कमर फारूक ने भी मुस्कुराते हुए मना कर दिया। विवान गुप्ता ने जोर नहीं दिया। चूंकि आपको कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं जोर नहीं दूंगा। जब आप कुछ दिनों के लिए खाली हो जाएंगे तो हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर दोनों ने विवान गुप्ता से अलविदा कहा, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और चले गए। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई प्रबंधन कर्मियों ने विवान गुप्ता को उनकी कार तक पहुंचाया। आधे घंटे बाद वाहन मुंबई के टॉप होटलों में से एक ताज रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर रुका। गाड़ी रुकते ही ब्रांच निदेशक शेखर लोहानी ने सबसे पहले विवान गुप्ता के लिए दरवाजा खोला और वे दोनों साथ साथ ताज रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। शेखर लोहानी अपनी स्थिति को लेकर बहुत सतर्क थे और विवान गुप्ता के साथ साथ चलने के बजाय थोड़ा पीछे चल रहे थे, जिससे स्पष्ट रूप से पदानुक्रम का संकेत मिल रहा था। विवान गुप्ता ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसे स्वाभाविक मानते हुए स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, ताज रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक ने शेखर लोहानी को देखा और तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। महाप्रबंधक को विशिष्ट विवरण स्पष्ट रूप से नहीं पता थे, लेकिन गौतम अग्रवाल ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि वे आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि की मेजबानी कर रहे हैं, जो अब स्पष्ट रूप से विवान गुप्ता है। हालांकि वे इस बात से हैरान थे कि कैसे युवा विवान गुप्ता गौतम अग्रवाल द्वारा उल्लिखित सम्मानित अतिथि बन गए, लेकिन उद्योग में वर्षों के अनुभव के बाद वे अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो नहीं पूछने चाहिए। डायरेक्टर शेखर, क्या ये चेयरमैन गौतम के मेहमान है? ये सही है। शेखर ने हल्के से सिर हिलाया। मेरा उपनाम देसाई है और मैं वर्तमान में ताज रेस्टोरेंट का महाप्रबंधक हूँ। चेयरमैन गौतम ने मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से लाने का निर्देश दिया है। कृपया इधर आइए। आप बहुत दयालु हैं प्रेसिडेंट देसाई। जब वो बोल रहा था, ताज रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली। विवान गुप्ता की आंखों में सीधे नहीं देखा, जिससे आदर का भाव झलक रहा था, और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक निमंत्रणात्मक इशारा किया। विवान गुप्ता ने हल्के से सिर हिलाया और उसके कदमों के निशान पर चलने लगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न प्रबंधक विवान गुप्ता और शेखर लोहानी के पीछे सम्मानजनक दूरी पर चल रहे थे। विवान गुप्ता और उनके साथियों के चले जाने के बाद रेस्टोरेंट के सेवा कर्मचारियों ने इतनी भव्य व्यवस्था और शायद ही कभी दिखाई देने वाले महाप्रबंधक द्वारा इस युवक के प्रति दिखाए गए इतने सम्मानजनक व्यवहार को देखकर विवान गुप्ता की पहचान के बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद विवान गुप्ता और उनके साथी ताज रेस्टोरेंट के सबसे बड़े निजी कमरे में पहुंचे। रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर नहीं गए, बल्कि प्रवेश द्वार पर खड़े रहे, थोड़ा झुके और विवान गुप्ता को अंदर आने का निमंत्रण दिया। विवान गुप्ता ने बिना किसी हिचक के सीधे निजी कमरे में चले गए। अंदर प्रवेश करने के बाद विवान गुप्ता ने कमरे का संक्षिप्त जायजा लिया। कमरे का क्षेत्रफल कई 100 वर्ग मीटर था, जो रेस्टोरेंट के हॉल से भी बड़ा था। अंदर से ये कई प्राचीन चित्रों और सुलेखों से सुसज्जित था,
जो एक शांत और सुरुचिकर वातावरण का अनुभव कराता था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और गौतम अग्रवाल, जिनसे वे पहले एक बार मिल चुका था, उसका स्वागत करने के लिए पहले से ही खड़ी थीं। श्री विवान, बैंक में हमारी पहली मुलाकात के दौरान मैंने आपको भोजन पर आमंत्रित करने की इच्छा व्यक्त की थी और अब लगभग 1 महीना बीत चुका है। ये भोजन थोड़ा विलंबित है, इसलिए कृपया बुरा मत मानिए। विवान गुप्ता को देखकर गौतम अग्रवाल जोर से हंसे और उत्साह से बोलने लगे।